नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल विधानसभा चुनाव की और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे की कुछ वजह हैं और उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वजह क्या है कि कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो 30% मुस्लिम है वो उसकी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है ही। 70% जो हिंदू हैं उसमें भी अधिकांश तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो है वो एक प्रकार से घिरती हुई नजर आ रही है। शाह के माथे पर पसीने हैं और शाह परेशान है कि आखिर हिंदुओं को कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि अगर 77 की टैली को ऊपर ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का एक मुश्त वोट चाहिए और उसके लिए उधर ममता बनर्जी जो है वो भी हिंदुओं को अपने पाले में लाने के लिए, खास करके भद्रलोक को अपने पाले में लाने के लिए एरी चोटी का जोर लगा रही है। आपने देखा भी होगा कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो रहा था उस दिन कई सारे लोग लुभाव ने फैसले खास करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया था। तो अब इस सब पर क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में फंसती हुई नजर आ रही है बंगाल में? इस बार 77 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी या अपने बलबूते सरकार बनाएगी? इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो खास करके जो जितने एग्जिट पोल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं दिख रही है। तो क्या होगा नहीं होगा, इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिख रही है क्या? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। दरअसल देखिए प्रवीण जी, बंगाल की राजनीति हमेशा से, आज से नहीं, लंबे समय से, यानी जब से कांग्रेस दूर हुई बंगाल की सत्ता से, उसके बाद से ही हिंसा राजनीति का एक अंग रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विथ वायलेंस जो है वो देखिए भारत में लगभग खत्म है। इवन कश्मीर में भी जो चुनाव होता है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 चरण में हिंसा होती है। प्री पोल हिंसा, पोल के दौरान हिंसा और रिजल्ट के बाद हिंसा। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है कि हिंदुओं का मोह भंग क्यों हुआ, इसके बारे में बताएंगे हम अपने दर्शकों को। दरअसल याद कीजिए जब 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी 77 सीटों पर थी और सत्ता में टीएमसी आई थी, उसके बाद टीएमसी के समर्थकों और सो कॉल्ड गुंडों ने पूरे बंगाल में तांडव मचाया। बिल्कुल। और उसमें कई तरह की रिपोर्ट है जिसमें हिंदू समाज, खास करके ओबीसी और दलित समाज को टारगेटेड किलिंग हुई। वैसे मीडिया रिपोर्ट बताता है कि 2 मई 2021 नतीजों के बाद जो हिंसा शुरू हुई, जिसमें खेला होबे गाना बजा बजाकर हर गांव में घूम घूम कर टारगेट किलिंग की गई, रेप किया गया औरतों। उसमें माना जाता है 11 से 25 लोगों की हत्या। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कॉल फॉर जस्टिस नाम की एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने एक बनाई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उनके मुताबिक 25 लोगों की हत्या हुई। और नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मानना है कि 37 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की केवल हत्या हुई और 52 लोगों की अलग से हत्या। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 10,000 लोग डर से विस्थापित हो गए, एक भाजपा कार्यकर्ता की भी हत्या। अब सवाल यह है प्रवीण, और 2023 में जो पंचायती चुनाव हुआ उसमें भी 40 से 48 लोगों की हत्या, मारे जाने का। अब सवाल यह है कि वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर केंद्र में 56 इंच सीने वाली सरकार है तो हमारी रक्षा क्यों नहीं हो रही, हमें टीएमसी से क्यों नहीं बचाया जा रहा है।
और तब दिल्ली मुंह मोड़ लेती है उन अपने बीजेपी के वर्करों से जिन्होंने जमीन पर अपनी जान दी। तो अब वो बीजेपी के वर्कर्स जो हैं और जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि मुफ्त में हम अपनी क्यों जान दें, जब बीजेपी के आला कमान को कोई लेना देना नहीं हमारी जान से, हम क्यों टीएमसी से लड़ते रहे जमीन स्तर पर। एक बात ये हो, अब देखिए कि उसके बाद भी लगातार हिंसा होती रही, चाहे बेलाडांगा हो या मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसके बाद भी केंद्र सरकार के तरफ से एक डांट और फटकार तक नहीं राज्य सरकार को मिला। एक होता है कि मुख्य सचिव को भी तलब किया जाता है, वो भी नहीं किया गया, कोई मतलब नहीं, लोग मरते रहे, बस इनको वोट दें और बीजेपी जीतती रहे, ऐसा बंगाल में नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जब बांग्लादेश में 1.5 साल से सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो, कई हिंदू महिलाओं का चरित्र हनन किया गया, तब भी 56 इंच वाली ये सरकार एक बार धमकी तक ढंग से नहीं दे पाई बांग्लादेश, एक धमकी जो होता है वो भी नहीं दे पाई। तो और क्या करती रही, एक तरफ हिंदुओं की हत्याएं होती रही बांग्लादेश में, दूसरी तरफ सरकार, केंद्र सरकार चावल भेजती रही, आलू भेजती रही, प्याज, तेल, डीजल, फल, सब्जी, और ये सब पश्चिम बंगाल रख के रास्ते से गया। तो वहां के हिंदुओं ने ये देखा कि ये कहीं भी हिंदू की हत्या हो रही है, बंगाल में हो रही है, बीजेपी वर्करों की हत्या हो रही है, केंद्रीय मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, तब भी केंद्र सरकार खामोश तमाशा देख रही है। और बांग्लादेश जैसा एक छोटा देश, कमजोर देश, वो जब टारगेटेड हिंदुओं की हत्याएं कर रहा है, टीपू दास को जला कर मारा जा रहा है, तब भी चूड़ी पहनकर बैठे। तो और लोगों ने बांग्लादेश और संजीव जी, बांग्लादेश और बंगाल में खास करके, क्योंकि पहले तो एक ही हुआ करता था, तो उसकी वजह से आपका ये कहना है कि उसी रास्ते से चूंकि बांग्लादेश को सामग्री जा रही थी, तो हिंदुओं को ये लग रहा है कि एक तो उनके ऊपर हमला हो रहा है, और दूसरा भारत सरकार जो है उनको रसद पहुंचा रही है, और उसमें भी रसद पहुंचा करके वो हिंदुओं की ही हत्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हिंदू ज्यादा नाराज और हो गए क्या? हाँ, नाराज उनको ये लगा कि इस नेता में स्पाइन नहीं है, फाइट करने का मादा नहीं। यानी हम जिस झंडे को लेकर खड़े हैं वो झंडा हमारी सुरक्षा करने में असमर्थ है। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, क्योंकि देखिए टीएमसी एक वर्कर को अगर बीजेपी का कोई नेता छू ले तो ममता बनर्जी पहुंच जाती है, अभिषेक बनर्जी पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंच जाते हैं, यहां कोई नहीं पहुंचता, बस वोट देने तक आप। अब आइए सीएए का मुद्दा, देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा वहां वोटर है वो मतुआ समुदाय के, जिनको नामशूद्र कहा, और मतुआ अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको सताया गया बांग्लादेश में, और वहां से जब वो आए यहाँ पे तो उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। यहाँ वोट वो दे देते थे 2002 के इलेक्टोरल रोल में, लेकिन बहुत तरह के प्रतिबंध उन पे, यानी वो एससी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, विदेश नहीं जा सकते, उनका पासपोर्ट नहीं बनता था। 2019 में सीए लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये मूलतः मतुआ लोगों के लिए लाया, और 2019 में जो सीए कानून बन गया वो 2024 में लागू हुआ प्रवीण जी, 11 मार्च 2024 में। यानी अगर आपको मतुआ समाज के लोग ये करें कि अगर हमें नागरिकता देनी थी तो 5 साल का क्यों इंतजार किया गया, और वो भी 24 में तब नोटिफाई किया गया जब इलेक्शन करीब आ गए, लोकसभा चुनाव, और मतुआ समाज के लोग पूछने लगे कि सीए के तहत हमें नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि नोटिफाई नहीं किया था सरकार ने, नियम बन गया, महामहिम राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो गया, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया। अब तो अगर मिल गया है तो उसके बाद तो नाराजगी दूर होनी चाहिए ना, फिर ये नाराजगी क्यों है? हाँ देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक पीएचडी स्कॉलर ने इस पे पूरा लिखा है, प्रदीप बाले शायद उनका नाम है, और मैंने पढ़ा भी था उनका आर्टिकल। देखिए उसमें ये है कि अब पहले 2002 का इलेक्टोरल रोल था और उसमें बहुत सारे मतुआ का नाम था, 80% मतुआ वोटरों का नाम। अब जो नया एसआईआर हुआ है प्रवीण जी, उसमें नागरिकता के सबूत दिखाने, अब जो मतुआ वोटर है, अब सीए के तहत नागरिकता लेने के लिए देखिए काउंटर्स खोले गए पूरे बंगाल में,
लेकिन उसके नागरिकता के लिए एक प्रमाण पत्र अनिवार्य है, और वो है कि आप कभी बांग्लादेश में रहे हैं, उसका प्रमाण चाहिए। यानी आज से 40 साल पहले जो बांग्लादेश से भाग के आया जान बचा के, उसने घर छोड़ उसके दिया, पास वहां प्रमाण जमीन कहां से होगा? उसके पास प्रमाण नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही। कानून ही ऐसा बना है और बहुत कम लोगों को नागरिकता मिल पाई। यानी मतुआ वोटर का अब वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं। संजीव जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस मतुआ समुदाय के बारे में आपने कहा कि उनको इस बार जो है वो खास करके कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नागरिकता वो अपना जो है वो प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, और इसकी वजह से उनका नाम उस लिस्ट में भी नहीं आया और वो नाराज है। तो पिछली बार जो 77 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें तो उस समुदाय का भी वोट था, क्योंकि 2021 में ये मामला उतना नहीं था और एसआईआर के तहत वो वोट भी डिलीट नहीं किए गए थे। तो क्या इस बार उनकी वजह से भी कुछ और नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि देखिए, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि दरअसल हुआ क्या कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, वो 2019 में उसने संवैधानिक रूप ले लिया, यानी वो कानून बन गया। लेकिन 2019 में सीएए जो कानून बन गया, उसको लागू करने में 2024 का समय लग गया। यानी 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, जो छठे साल 24 में वो भी लोकसभा चुनाव से पहले लागू हुआ। तो टीएमसी ये कह रही है कि अगर मतुआ वोटरों को आपको नागरिकता देनी होती, मतुआ समाज के लोगों, तो आप 2020 में ही सीए लागू कर देते। लेकिन आपने छठे साल क्यों लागू किया, जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए? और सीए जब लागू हुआ तो उसकी कुछ शर्तें ऐसी हैं प्रवीण जी। उसमें पहली शर्त यह है कि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी मतुआ है, उसको यह प्रमाणित करना। उसके लिए क्या चाहिए? बांग्लादेश के जमीन का कुछ पेपर। मान लीजिए कोई भूमिहीन मतुआ अनुसूचित जाति का, उसके पास कौन सा जमीन का पेपर बांग्लादेश का होगा? दूसरी बात, जिस बांग्लादेश से आए हैं वहां का कोई दस्तावेज, कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट या कोई पासपोर्ट या कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें कानूनी रूप से वो बांग्लादेशी अपने को प्रमाणित करें पहले। तो अब दिक्कत है कि जो 40 साल पहले आया, तो जो कोई एक जवान व्यक्ति आया, कोई एक महिला आई 40 साल पहले, या कोई युवती आई, अब उनके पास भी कोई दस्तावेज नहीं था। वो तो रात के अंधेरे में भागे बेचारे, जान बचा के, इज्जत बचा के। और जब यहां आए उसके बाद 40 साल में उनकी दूसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी हो गई, उनमें किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं। सवाल यह नहीं है कि एक मतुआ, अगर कोई मतुआ आया था 70 के दशक में, तो वो अब दादा बन गया है प्रवीण जी। तो दादा के पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसके पोते पोतियों, नाती नातियों, बेटी दामाद, किसी के पास कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बांग्लादेश का। तो इसलिए मतुआओं में उबाल है कि ये सीए लाया भी गया, हमें नागरिकता भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब तो संजीव जी ये हुआ ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है और मार ली है, क्योंकि जो उनका वोट बैंक था उस पर भी दूसरी पार्टी क्या सेंधमारी करती, ये खुद सेंधमारी करने में लग गए। और इनको अब वो वोट भी नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे में तो 77 सीट भी पिछली बार जो सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था 2021 में भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें भी उत्तर बंगाल में जो 30 सीटों पर जो जीत हुई थी, इसका मतलब है इस बार तो वो भी, अगर उत्तर बंगाल में भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं होता और इधर दक्षिण बंगाल में भी अगर बात करें या सेंट्रल बंगाल में बात करें, तो ये जो खास करके सीएए की वजह से जो लोग नाराज हो गए हैं, तब तो इसका नुकसान इस बार बहुत ज्यादा होने लग रहा है, ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, नुकसान तो बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो वोटर है उसकी संख्या घट गई, मतुआ वोटरों, क्योंकि उनका ड्राफ्ट रोल में चढ़ा नहीं नाम, क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात एक और देखिए कि ये बात बीजेपी के वर्कर चीख चीख कर बंगाल में बोल रहे हैं कि कोई उपाय कीजिए कि इनको नागरिकता मिले। तो बहुत सारे कियोस्क खोले गए, और जो ठाकुरबाड़ी है वहां जहां पे
कि ये केंद्रीय मंत्री भी हैं मतुआ समाज के, उन्होंने भी खुलवाई। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और ऑनलाइन कोई फेस टू फेस आवेदन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, और वो प्रमाण पत्र आपका नहीं है तो वो प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। वो प्रमाण पत्र जो बांग्लादेश वाला है वो नहीं है तो प्रमाण आगे नहीं बढ़ रहा। अब दूसरी बात देखिए, जब दिसंबर 2025 में ताहिरपुर में एक सभा थी प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी जी की, और ये मतुआ डोमिनेटेड रीजन है, और यहां मतुआ समाज के लोग ये कह रहे थे कि सीए से हमें नागरिकता नहीं मिल रही, इस पर कुछ बोलिए। प्राइम मिनिस्टर चुप रहे, समस्या को एड्रेस नहीं किया, और इससे मतुआ समाज का आक्रोश और उनका भ्रम वो जमीन पर देखने को मिला और उनमें एक भय व्याप्त हो गया। और इसके बाद ममता बनर्जी ने सभा किया वहां उस इलाके में जाके, मतुआ डोमिनेटेड इलाके में, क्योंकि ठाकुर परिवार के कुछ लोग ममता बनर्जी के भी साथ है। उनका यह कहना है कि वो मतुआ के अधिकारों की पूरी सुरक्षा करेगी, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देगी मतुआ समाज को। सोचिए ममता बनर्जी कितनी बड़ी प्लेयर है। जब उनको लगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के वोटरों की संख्या घट गई है सार में, तो उसके बाद उन्होंने मतुआ के तरफ वो शिफ्ट होने लगी धीरे धीरे। और इधर बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो खुद प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सभा में ये एश्योर नहीं किया कि आपको नागरिकता मिलेगी चाहे कुछ समय लग जाए। तो इससे एक छटपटाहट हुई। अच्छा, ये हो गया मतुआ। संजीव जी, पिछले जो इससे पहले जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें हमारे कुछ दर्शक हैं वो कमेंट कर रहे थे कि नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी बंगाल में, और बिल्कुल आप लोग जो है वो आप लोगों का डिबेट उस तरह से नहीं है, आप लोग बंगाल के बारे में उतना नहीं समझ पा रहे हैं, इस बार तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो ये नाराज, दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जो खास करके जितने भद्रलोक हैं वो नाराज हैं क्योंकि उनको जो है वो कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार तो डीए का भी ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया, तो क्या वो जो नाराजगी थी ममता बनर्जी के प्रति, वो नाराजगी अगर खत्म हो जाती है तब तो वो वोट भी मिल जाएगा। तो फिर ऐसे में तो मुश्किल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो क्या ये जो दर्शक हमारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें आपको लग रहा है कि कहीं से भी कोई सत्यता है? देखिए, सबके विचारों का स्वागत है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर वो कह रहे हैं कि बंगाल में, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब तो 1 महीने का समय है, सब आमने सामने हो जाएगा। बंगाल में आज से सरकार नहीं बन रही बीजेपी, जब 2021 में भी सरकार बन ही रही, 170 आ ही रहा था, 2024 में 400 सीटें आ ही रही। अब हम उस पे फिर लौटते। देखिए, वो कंक्लूजन क्या होगा वो चुनाव के बाद पता चलेगा। मेरा जो अपना रिसर्च है, मेरा जो अनुमान है, वहां के लोगों से बातचीत, कई पत्रकार जो वहां कवरेज कर रहे हैं उनसे भी बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मतुआ समाज जो बीजेपी का कोर वोटर है, और ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि वो कितने परेशान है सीए के कानून से, उनको लाभ, या क्या मैं फैक्चुअली गलत हूं कि 2019 में जब सीए कानून बन गया तो 2024 का समय क्यों लग गया उसको लागू होने में? अगर 5 साल पहले लागू होता तो धीरे धीरे करके कुछ खामियां सामने आती कानून की, और उस हिसाब से फिर से उसको सुधार करके सबको नागरिकता दे दिया जाता। तो मतुआ समाज में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीयत सही है? नीति तो सही नहीं है। आपने ऐसे ऐसे क्लॉज उसमें डाल दिए हैं कि वो लाभ लेना मुश्किल है। अब नीयत पे सवाल उठ रहा है और बीजेपी के नेता आंख चुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए, ये 3 मुद्दे मैंने अभी तक बोले। पहला मुद्दा, ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, ये नागरिकता लेने वाले, नागरिकता देने वाले, तो ना तो इसमें दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, फिर तो ये कानून किस प्रकार का है? देखिए, वो कानून जिस प्रकार का भी हो, कानून में हर समय, देखिए, कानून जब बनता है तो वो एक वैक्यूम में बनता है, यानी एक एजम्पशन में बनता है कि ये समस्या आएगी। लेकिन जब, इसीलिए कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान, कि अब जो नई समस्या आ रही है उसके सुधार के लिए कानून में हमेशा सुधार के, रिफॉर्म्स के, अमेंडमेंट की संभावनाएं रहती हैं। कोई कानून गलत और सही नहीं है। कोई कानून जो है उसमें जो समय के साथ सुधार की जरूरत है, अगर वो ऐड कर दी जाती तो वो कानून परफेक्ट हो जाता है।
क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, रहा हूं मैं पॉलिटिकल साइंस का, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं या अपने दर्शकों को भी बता सकता हूं कि कोई भी कानून जब बनता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो कई हाइपोथेटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये समस्या है तो इसके लिए ये क्लॉज जोड़ना है, ये समस्या है तो इसके लिए ये क्लॉज जोड़ना है, और अगर कोई नई समस्या आई इंप्लीमेंटेशन के बाद तो उसको सुधार करना है। लेकिन जब आपने 2024 में उसको लागू किया तो समय कम हो गया सरकार के पास, चुनाव, लोकसभा चुनाव, और अब लोकसभा चुनाव बीता नहीं और सब कुछ हुआ नहीं कि अब एसआईआर आ गया। एसआईआर से पहले उनको नागरिकता मिलनी थी, लेकिन वो नागरिकता मिल नहीं पाई क्योंकि सीए लेट से लागू हुआ, और उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं, इतने कठिन क्लॉज हैं कि वो सबूत जुटाना मुश्किल है उनके लिए, जो एविडेंस जुटाना और डॉक्यूमेंट। संजीव जी आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे इस डिबेट को। आखिरी सवाल कि जिसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं उसी से हम लोग अंत भी करेंगे कि क्या इस बार अगर हिंदुओं का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो जाता है तो क्या उस परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी जो 2021 में की थी? नहीं, वो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, वो 2021 वाला परफॉर्मेंस तो नहीं दोहरा पाएगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब 2019 में ज्यादा सीटें आई थी, 18 सीटें शायद बीजेपी को आई थी, लेकिन 2024 में घट के 12 रह गई, यानी 6 लोकसभा सीटें घट गई। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 18 लोकसभा सीट से 12 लोकसभा सीट पर आ सकते हैं और 6 लोकसभा मिला लीजिए तो 36 लगभग विधानसभा सीटें होती, 30 तो होती ही होती। तो अभी अब देखिए, ये है एक 2-4 पॉइंट और मैं बोल दूं। देखिए, बीजेपी जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो ये भी कहा, वो चूंकि कायस्थ जाति से आते हैं और जो भद्र लोक में कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब नितिन नवीन वहां गए बंगाल में और रैली में, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि शांति का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। और भद्र लोग जो वहां के इतने अलर्ट हैं, उन्होंने बोला कि बंगाल के सबसे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में इनको नहीं पता है, और ये कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि ये कह रहे हैं कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि बच्चा जानता है 5वीं क्लास का कि गीतांजलि के वजह से उनको, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, ये एक, चूंकि आप कंक्लूड कर रहे हैं तो एक यूजीसी भी अंतिम बोल दूं, यूजीसी रेगुलेशन से सीधा सीधा भद्र लोक पर को नुकसान होता हुआ दिख रहा, और इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती। इसलिए मुझे लगता है कि कई फ्रंट ऐसे हैं जो उनका कोर वोट था, वो मतुआ वोटर, उसमें निराशा है, उनकी संख्या ही घट गई है। उसके बाद जो एसआईआर हुआ प्रवीण जी, जो हिंदी पट्टी के वोटर थे, जो साउथ बंगाल के इलाके में थे, दक्षिणी बंगाल में, यानी जो शहरी इलाकों में, कोलकाता हो, हावड़ा हो, उत्तर परगना हो, ये सब वो चले गए अपने मूल राज्य में वोटर लिस्ट में, यूपी और बिहार में। तो वो कई कई सीटों पर 10-10 हजार, 12-12 हजार हिंदी भाषी वोटरों के वोट कट गए, क्योंकि वो चले गए अपने उस। और यूजीसी का भी आया, भद्र लोग इनसे जुड़ा नहीं, और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। आप देखिए, यूपी में भी यही समस्या है कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई पूछ नहीं। तो ये सारी कुछ, और ये 77 एमएलए जो थे, इसमें से 70 एमएलए सोए रहे 5 साल, सोए रहे 5 साल, क्षेत्र में नहीं जाना, जनता के बीच नहीं जाना। तो एक जो मॉडल है, वो मॉडल पेश ही नहीं कर पाए। अच्छा, कंफ्यूजन ये है कि आप वेस्ट बंगाल को कैसा बनाना चाहते, वो कोई मॉडल पेश नहीं कर पाए। केवल हिंदू मुस्लिम का प्लॉट, उसमें भी हिंदू को कभी बचाव के लिए बीजेपी नहीं आई, ना बंगाल में आई, ना बांग्लादेश में आई। तो और कार्यकर्ता पिटते रहे, खपते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा बीजेपी के आला कमान को। और ये दिलीप घोष ने तो खुद स्पष्ट कहा कि हम कार्यकर्ता जोड़ते हैं, लेकिन हम इलेक्शन कैसे जीते इस पर नहीं सोचते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बीजेपी को पुनर्विचार करना होगा। जी, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये पूरा विश्लेषण सही लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा है। क्या हम लोगों का जो डिस्कशन जिस ओर जा रहा है, बंगाल की जनता का मूड भी कमोबेश उसी ओर जाता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमारे खास करके जो बंगाल के दर्शक हैं वो जरूर कमेंट
कर सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप इसी तरह बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।